अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू लेक्चर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर नंबर 12 आपका क्लास इंटर। तो फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इट मीन्स electrostatic is the branch of physics which deals with the study of a charge which is at rest। इसका मकसद है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे about the charge which is at rest, the behavior or effect of a charge or property of a charge which is at rest। तो सबसे पहले हम बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करते थे। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecule is composed of single atom or group of atoms, and atom constitute three particles: electron, proton, neutron। और हमें यही पता है, लेट सपोज करते हैं एक एलिमेंट है सोडियम एलिमेंट। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 11, एटॉमिक मास जो है वो है 23 और एटॉमिक नंबर जो है वो है 11। अभी जो 11 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब 23 में से 11 हम माइनस करेंगे तो बचता है 12। तो 12 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड इन न्यूक्लियस एंड बोथ आर ड्राइव्ड पार्टिकल्स, बोथ ड्राइव्ड फ्रॉम कॉर्क, एंड कॉर्क आपका अगेन पार्टिकल ऑफ अ न्यूक्लियस। तो इससे रिलेटेड आपका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, अब आपका फंडामेंटल पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाउंड होते हैं इन न्यूक्लियस, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। अब आ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट पर। लेट्स सपोज करते हैं अगर कोई भी बॉडी है वो पोजेस करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड एज वेल एज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो दैट बॉडी इज कंसिडर टू बी अ न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। वो बॉडी जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो और नेगेटिव चार्जेस हो। अब लेट कंसीडर करते हैं दो बॉडीज हैं, दोनों के दोनों आपके क्या है, न्यूट्रल है। बोथ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, बोथ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। अब ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी न्यूट्रल बॉडी है। अब हम समहाउ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके किसी ना किसी तरीके से इस बॉडी ए से रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं और मूव करवाते हैं टुवर्ड्स बॉडी बी। जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा फ्रॉम बॉडी ए टू बी तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की कमी आ जाएगी। इसको हम कहेंगे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पर हो जाएगा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहां हो गई डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वहां पर हो गया एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बढ़तरी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो दोज बॉडीज विच पोजेस, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी तो उस बॉडी पर डोमिनेंसी रह जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। तो आफ्टर रिमूविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ए तो वहां पर डोमिनेंसी रह जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। तो उस फिर ये बॉडी ए जो है वो बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब ये बॉडी ए हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और प्लेट भी कह सकते हैं उसको। यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई तो ये आपकी डोमिनेंस रह जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। अब इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अपने साथ नेगेटिव चार्ज। जब वो ऐड होगी किसी बॉडी बी में तो वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डोमिनेंसी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की। तो बॉडी बी बिकम्स नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ऐसे आपके पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी बनती है। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये जो हम नेट चार्ज निकालते हैं, ये नेट चार्ज निकालते हैं बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। ये किसने हमें सबसे पहले बताया, चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम ने। इसी तरीके से जैसे आप मास कैलकुलेट करते हो किसी बॉडी का बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस, ठीक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टॉर्शन
बैलेंस। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो कि हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी बिकॉज इट इज बाउंडेड इन न्यूक्लियस। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू रिमूव फ्रॉम एटम एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये आपका रीजन आ गया हम प्रोटॉन में क्यों करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रो मींस चार्ज। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और मैटर which has tendency to produce attraction or repulsion to other bodies or other charges। अब एक क्वेश्चन आता है अट्रैक्शन कैसे होती है, ये रिपल्शन कैसे होती है? भाई अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे? लाइक चार्जेस से मुराद पॉजिटिव या नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपल करती है। अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट नेचर की चार्जेस है वो आपस में अट्रैक्ट होती है। और आगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। जैसे आप मास को कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन से रिलेटेड एक लॉ इंट्रोड्यूस किया और इन्वेस्टिगेट किया किसने? चार्ल्स डी एगस्टिन कूलम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग टू चार्जेस या अमंग द चार्जेस। लेट्स सपोज करते हैं इस बॉडी का चार्ज जो है वो Q1 है, ये Q1 नेट चार्ज है इस पूरी बॉडी का टोटल चार्ज, और ये चार्ज है Q2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। तो बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस लॉ को डिस्कस किया चार्ल्स डी एगस्टिन कूलम ने, इस वजह से हम इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ बिल्कुल सिमिलर है न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से। उसमें दो मासेस, बोथ मासेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। सिमिलरली इधर भी दो चार्जेस है, बोथ पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r। दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। अब ये डिस्टेंस जितना इंक्रीज होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी कम होती जाएगी। और दूसरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी डिपेंड करता है इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पर कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसका मल्टीपल जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो बिल्कुल एज इट इज न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से बिल्कुल एज इट इज डिस्कस किया गया है कूलम्स का लॉ। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमंग टू पॉइंट चार्जेस, जिसको हम आगे जाके सपोज करेंगे Q1 एंड Q2 is directly proportional to the product of their magnitudes। वो मैग्नीट्यूड जो कि हमने कैलकुलेट किया टॉर्शन बैलेंस के थ्रू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अब लेट्स सपोज किया हमने Q1 and Q2 are 2 point charges, both are placed at distance r। So electrostatic force can be expressed according to this statement is what? So according to statement, force is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of a distance. If we combine equation 1 and 2, we get F is directly proportional to the Q1, Q2 upon R square. To remove the sign of a proportionality, we use constant K, Q1, Q2 upon R square. अब ये जो K है ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम पर।
सबसे पहले लेट सपोज करते हैं Q1 और Q2 के दरमियान जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो लेट सपोज करते हैं इनका जो मीडियम है वो फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस मीडियम। तो फ्री स्पेस मीडियम में ए की वैल्यू बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस, जिसको आप कहते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किस वैल्यू को जब आप पुटअप करेंगे तो K की कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो K की कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ जाती है K = 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन याद रहे ये K की वैल्यू आपकी है फॉर फ्री स्पेस मीडियम। अब क्वेश्चन आ जाए, इफ this free space medium between 2 point charges is filled with insulated material। insulated material आपका रबड़ भी हो सकता है, आपका वुड भी हो सकता है, प्लास्टिक, ऑयल, पेंट या आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये K की वैल्यू क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो if the free space or vacuum between 2 point charges is filled with insulated material called dielectric medium, then what will be the effect on electrostatic force? ये क्वेश्चन आता है। तो हमने फ्री स्पेस में तो अभी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या होगा? फ्री स्पेस में K की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो अब ये K की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एप्सिलॉन आर क्या होगा? एप्सिलॉन आर आपका हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। relative permittivity of dielectric medium। जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इंसुलेटेड मटेरियल कौन सा यूज किया, लेकिन जो भी वैल्यू हो एटलीस्ट हमें पता है वो ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एयर मीडियम एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 1। तो ये कोई मटेरियल उसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होगी। उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? F इक्वल टू, अब ये F डैश में यूज कर रहा हूं, ये F डैश रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो F डैश यहां पर K की जगह पर मैं वैल्यू यूज करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया और 1 अपॉन एप्सिलॉन आर को कर दिया बिल्कुल अलग। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फॉर एयर मीडियम और फ्री स्पेस, जिसको हमने सपोज किया है F, और बाकी ये आपका टर्म एप्सिलॉन आर जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इसका मकसद ये है कि थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी वैल्यू आपकी डिवाइड होगी किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ, तो इन दी एंड फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो होगा डिक्रीज्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम या विद यूज ऑफ dielectric medium is decreased with the use of dielectric medium. Electrostatic force with use of dielectric medium is decreased. ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what will be the effect on electrostatic force if free space is filled with insulated material called dielectric medium? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डिक्रीज। तो ये हमने पूरी जस्टिफाई की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब इसका वेक्टोरियल फॉर्म इसका क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको इस इक्वेशन को जस्ट रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। रीजन बिहाइंड दैट, इसका रीजन ये है कि यूनिट वेक्टर वो वाहिद वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन को, उसकी अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये आपका आर डैश जो है वो है यूनिट वेक्टर which represents the direction of electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है चार्जेस के नेचर पर। लेट्स सपोज करते हैं अगर एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरी चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ओरिजिनेट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और नेगेटिव चार्ज पर वो फोर्स जो है वो टर्मिनेट होगी। इसी तरीके से आगे जाके हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां तक अगर कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, हमने इंट्रोडक्शन भी किया है और कूलम्स लॉ भी डिस्कस किया। यहां तक अगर कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।